डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। यह आपसे एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और एमसीक्यूज भी काफ़ी सारे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो याद रखिएगा कि प्रेशर वेरिएशन से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर साउंड प्रोपोगेट कर रही है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डबल कर दें तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका मतलब है क्योंकि प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं होता तो स्पीड ऑफ साउंड सेम रहेगी। अभी ऐसे ये क्यों पॉसिबल होता है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आप जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है वो है अंडर रूट गैमा पी ओवर रो। ये लेप्लास ने ड्राइव किया था। अगर हम गैमा को कांस्टेंट रखें जो कि मोनोटॉमिक गैस के लिए 1.67 है, डायटोमिक गैस के लिए 1.4 है और पॉलीटॉमिक गैस के लिए 1.29 है, तो गैमा अगर कांस्टेंट हो तो हम देख सकते हैं कि प्रेशर और डेंसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। क्योंकि सपोज अगर मेरे पास एक गैस है और इस गैस के ऊपर मैं क्या करता हूँ कि प्रेशर को बढ़ा देता हूँ वेट रख के। तो प्रेशर बढ़ाने से आप देखते हैं कि लेट्स सपोज मैंने ये प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। अब क्योंकि जो डेंसिटी है वो मास ओवर वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम कम होने से मास तो सेम रहता है, तो वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी बढ़ जाती है। तो सो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी गैस की इंक्रीज होती है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि प्रेशर और डेंसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। जब दो चीज़ों में डायरेक्ट रिलेशन हो तो हम इक्वेशन जब बनाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह इक्वल और साथ हम कांस्टेंट यूज करते हैं। तो सो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स रो। अब रो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा दूसरी साइड पे, तो लिहाजा मैं लिख सकता हूँ P ओवर रो कांस्टेंट। इट मीन्स कि क्योंकि P और रो में डायरेक्ट रिलेशन है, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो उस हिसाब से डेंसिटी भी बढ़ेगी, बट ये जो रेशियो है P ओवर रो, ये रेशियो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो लिहाजा प्रेशर चेंज करने से इस रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि सिंस डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, द स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट अफेक्टेड बाय वेरिएशन इन प्रेशर ऑफ अ गैस। नेक्स्ट है डेंसिटी का इफेक्ट देखते हैं। अब सेम इक्वेशन को लेते हैं, v इज इक्वल सेम इक्वेशन है v इज इक्वल टू गैमा पी ओवर रो अंडर रूट। अगर हम क्या करें, ये जो टर्म गैमा पी है इसको हम कांस्टेंट रख लें, यानी प्रेशर को भी कांस्टेंट रख लें और गैमा भी कांस्टेंट हो, तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि v में और जो डेंसिटी में है ये इनवर्स रिलेशन है कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो अगर जिस गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें स्पीड क्या होगी, कम। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास सेम प्रेशर पे ऑक्सीजन गैस है और सेम प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस है। अब लेट्स सपोज मेरे पास सेम प्रेशर पे यहाँ पे हम ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं और यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं। अब क्योंकि ऑक्सीजन का मास ज़्यादा होता है और अगर सेम वॉल्यूम में ऑक्सीजन हो और सेम वॉल्यूम में हाइड्रोजन गैस हो, ठीक है, तो दोनों का अगर मैं एक एक मोल कंसिडर करता हूँ तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा, बट ऑक्सीजन का मास क्या होगा, ज़्यादा। तो लिहाजा ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये बड़े मालिक्यूल्स होंगे और हाइड्रोजन गैस के मालिक्यूल्स छोटे होंगे। तो लिहाजा ऑक्सीजन में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कम होगी और हाइड्रोजन के लाइट मालिक्यूल्स होंगे और ये ज़्यादा जल्दी साउंड को आगे प्रोपोगेट करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो 16 टाइम्स डेंसर होती है हाइड्रोजन से, क्योंकि मोलर मास ऑक्सीजन का, फॉर ऑक्सीजन जो मोलर मास होता है वो होता है 32 ग्राम और जो हाइड्रोजन का मोलर मास होता है वो होता है 2 ग्राम। अगर मैं और अगर सेम वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम तो सेम होता है, तो आप जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम सेम हो तो डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी,
अगर वॉल्यूम सेम हो तो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास, तो लिहाजा जो रेशो डेंसिटी की होगी वही मास की होगी, और जो मास की रेशो होगी वही डेंसिटी की होगी। तो अगर मैं इन दोनों की रेशो लेता हूँ तो 32/2 यहाँ पे हम कर लेते हैं, सॉरी 32 ग्राम/2 ग्राम, तो यह आ जाता है 16। तो लिहाजा जो ऑक्सीजन की डेंसिटी है वो 16 टाइम्स ज़्यादा होती है किसके मुकाबले में, हाइड्रोजन के मुकाबले में। अब क्योंकि ऑक्सीजन की डेंसिटी 16 टाइम्स ज़्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले में, तो √16 जो होता है वो होता है 4। अब क्योंकि आप जानते हैं कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर डेंसिटी, तो डेंसिटी की जगह 16 पुट करें तो √16 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की डेंसिटी तो 16 टाइम्स ज़्यादा है पर ऑक्सीजन में जो स्पीड है वो 4 टाइम्स कम होगी। तो लिहाजा ऑक्सीजन में जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो 4 टाइम्स लेस होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। When a gas is heated at constant pressure, its volume is increased and hence density is decreased। यानी जब हम किसी गैस को हीट करते हैं तो हीटिंग से चीज़ें एक्सपैंड होती हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आपने अभी देखा कि स्पीड और डेंसिटी में क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है, तो जब डेंसिटी कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्योंकि डेंसिटी और स्पीड में इन्वर्स रिलेशन है तो हम कह सकते हैं कि स्पीड इंक्रीज होगी। तो लिहाजा जब भी हम टेम्परेचर गैस का बढ़ाते हैं तो उसके मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा जल्दी एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करने के काबिल होते हैं। तो लिहाजा टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड जो होती है ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वो बढ़ जाती है। अब स्पीड और टेम्परेचर का एग्जैक्ट क्या रिलेशन है, तो इस रिलेशन की डेरिवेशन देखते हैं। सपोज स्पीड ऑफ साउंड मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है V0 जो कि गैमा पी ओवर रो नॉट है, और T डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं कहता हूँ मेरे पास स्पीड ऑफ साउंड है VT इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा पी ओवर रो नॉट। याद रखो कि स्पीड ऑफ साउंड का जनरल फार्मूला आपने अभी देखा था, वो हमारे पास था v इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा पी ओवर रो। तो यहाँ पे हमने सिंपली किया क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने डेंसिटी को रो नॉट ले लिया, स्पीड को वी नॉट ले लिया, और T डिग्री सेंटीग्रेड पे हम डेंसिटी को रो टी ले लिया और स्पीड को वी टी ले लिया। तो इस इक्वेशन को हमने A कह दिया, इस इक्वेशन को हमने B कह दिया। अब अगर मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन B को इक्वेशन A के साथ डिवाइड कर दूँ, लेट्स सपोज कि अगर हम इसको मैं वाइप आउट कर लेता हूँ और इक्वेशन B को इक्वेशन A के साथ डिवाइड कर दूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड होगी यानी VT ओवर V0, और राइट हैंड साइड पे डिवाइड होगी। तो ये इस तरह इक्वेशन आ जाएगी कि VT ओवर V0 इज इक्वल टू ये वाली टर्म यानी गैमा P ओवर रो T अंडर रूट डिवाइडेड बाय गैमा पी ओवर रो नॉट, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी। अभी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये ऊपर वाली टर्म को तो एज इट इज मैंने लिख दिया गैमा पी ओवर रो टी, लेकिन नीचे वाली टर्म जब ऊपर आती है तो ये उलट जाएगी यानी कि ये रो नॉट ओवर गैमा पी बन जाएगा। अभी गैमा पी से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास अंडर रूट रो नॉट ओवर अंडर रूट रो टी रह जाएगा, तो जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ है इक्वल टू ए के अंडर रूट में रो नॉट ओवर रो टी। तो लिहाजा हम ये देख सकते हैं कि वी टी ओवर वी नॉट किसके इक्वल आ जाता है, अंडर रूट रो नॉट ओवर रो टी के इक्वल आ जाता है। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। तो इस तरह हमारे पास स्पीड और डेंसिटी का रिलेशन आ गया, और यहाँ से हमें पता चला कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। अगर मैं कहूँ कि V0 जो है वो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो जो VT है वो वॉल्यूम ऑफ अ गैस हो एट T डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम में जो इजाफा होगा VT माइनस V0 वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक इनिशियल वॉल्यूम V0 पे और दूसरा इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे। तो मतलब अगर एक गैस का इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसके वॉल्यूम में इजाफा भी ज़्यादा होगा, और दूसरा एक गैस का जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो उससे उसके वॉल्यूम में इजाफा भी ज़्यादा होगा। तो मैं ये इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है VT माइनस V0 इसको लिख सकता हूँ
कि ये प्रोपोर्शनल होता है वी नॉट के भी और टी के भी। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम ख़त्म करते हैं तो इसमें कांस्टेंट यूज़ करते हैं। कांस्टेंट इसमें बीटा है जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। अब वी नॉट वाली ये जो टर्म है इधर माइनस है, उधर जाके ये प्लस हो जाएगी, तो इसको मैं लिख देता हूँ वी टी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट टी प्लस वी नॉट। अब इन दोनों में से वी नॉट को हम कॉमन कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा वी टी इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस बीटा टी। बीटा जो है ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है और गैसेस के लिए इसकी वैल्यू होती है 1/273 पर केल्विन। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर मैं ऊपर पुट करता हूँ तो मैं इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसमें अगर हम बीटा की वैल्यू 1/273 पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वन और बीटा की जगह ये T/273 आ गया। 1/273 पुट किया तो ये T/273 बन गया। अब आप जानते हैं कि जो ये हमारे पास इक्वेशन है वी टी इक्वल टू वी नॉट वन प्लस टी ओवर 273। अब क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो मैस ओवर डेंसिटी होती है तो वी टी को मैं लिख सकता हूँ, ये जो वी टी है आपके पास इसको हम लिख सकते हैं एम ओवर रो टी, और ये जो वी नॉट है इसको हम लिख सकते हैं एम ओवर रो नॉट। तो लिहाजा ये जो वी टी की जगह हमने ये लिख दिया एम ओवर रो टी और वी नॉट की जगह हमने ये लिख दिया एम ओवर रो नॉट, तो बाकी इक्वेशन सेम। अब m दोनों साइड से क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये रो नॉट इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास ये बन जाएगा रो नॉट ओवर रो टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273। अब इक्वेशन 1 आपको याद होगी कि जो कि थी वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट रो नॉट ओवर रो टी। अब ये जो रो नॉट ओवर रो टी की वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वी टी ओवर वी नॉट हमारे पास है 1 प्लस टी ओवर 273। तो इस तरह से हमारे पास वेलोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन आ गया। बट याद रखियो कि ये जो टी है स्मॉल टी ये सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब इस इक्वेशन 2 को हम मजीद ऐसे लिख सकते हैं कि वी टी ओवर वी नॉट, अब ये इनका एलसीएम अगर हम ले लें वह इसके नीचे सपोज मैं कहता हूँ कि ये 1 है तो 1 और 273 का एलसीएम कितना गया 273, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 273 प्लस टी ओवर 273। अब अगर हम सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 273 ऐड कर दें तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू टी डिग्री सेंटीग्रेड बन जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं 273 प्लस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिहाजा t प्लस 273 को हम t लिख लेते हैं और 273 प्लस 0 को हम t नॉट लिख लेते हैं। तो फिर t क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू t डिग्री सेंटीग्रेड और t नॉट क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जब हम सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 273 ऐड कर दें तो वो उसका केल्विन स्केल टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर बन जाता है। तो लिहाजा इस टर्म की जगह हमने कैपिटल T लिख दिया और इस टर्म की जगह हम लोगों ने टी नॉट लिख दिया। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो ये हमें टेम्परेचर और स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन मिल गया कि अगर हम एब्सोल्यूट जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को डबल करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड अंडर रूट 2 टाइम्स होगी। अगर हम टेम्परेचर को 4 टाइम्स करेंगे तो 4 का अंडर रूट 2 होता है तो स्पीड ऑफ साउंड डबल हो जाएगी। अब ये रिलेशन था स्पीड ऑफ साउंड का और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। अब आगे हम देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड का और सेंटीग्रेड टेम्परेचर का। अगर आप इक्वेशन 2 को दोबारा देखें, आपको इक्वेशन 2 हमने निकाली कि वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273 अंडर रूट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जो अंडर रूट होता है इसका मतलब होता है 1/2, तो लिहाजा हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख, अंडर रूट की जगह मैंने ये 1/2 लिख दिया। अब बाइनोमियल थ्योरम हमें कहता है कि जब भी आपने 1 प्लस एक्स की पावर n को ओपन करना हो तो आप ये रिलेशन यूज करते हैं। तो लिहाजा इसको ओपन करने के लिए 1 प्लस टी ओवर 273 की पावर 1/2 हम ये बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्योंकि इधर बीच में प्लस है तो हम प्लस वाला यूज करेंगे। 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है 1 प्लस ये n आगे मल्टीप्लाई कर दो x के साथ nx आगे फिर प्लस फिर n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर फिर अगेन इंटू एन माइनस वन ओवर इंटू एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब प्लस और तो आगे हायर ऑर्डर टर्म्स। तो अब ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था पिछले टॉपिक में भी। तो पहली टर्म में देखें n की पावर 0 है
पहली टर्म में जो है n है ही नहीं, दूसरी में n आ गया, तीसरी टर्म में n के साथ n-1 आ गया, अगली टर्म में n-1 के साथ n-2 आ गया, नेक्स्ट टर्म में n-3 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे पहले 0 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, इधर x की पावर 0 है इस जगह पे, और यहाँ पे x की पावर 1, इधर x की 2, x की 3, तो इस तरह ये हम टर्म्स लिखते हैं। तो यही बाइनोमियल थ्योरम अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें, इस इक्वेशन के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी टी और वी नॉट। तो अब जो x है, x की जगह आ गया आपके पास ये 273 और n की जगह 1/2। तो पहली टर्म आ जाएगी 1 प्लस एन एक्स, यानी कि ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 1 प्लस एन यानी 1/2 t/273 से मल्टीप्लाई होगा, तो t/2 546 आ जाएगा। प्लस आगे टर्म्स में एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब हायर ऑर्डर टर्म्स है, तो उनको मैंने लिख दिया हायर ऑर्डर टर्म्स। अब अगर मैं t को स्मॉल रखूं, तो जब एक टी को स्मॉल रखें हम, तो इसको 546 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर 1 से छोटा आएगा। तो तो इसकी जो हायर ऑर्डर टर्म्स होंगी, उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, तो उनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ टी द हायर ऑर्डर टर्म्स आर वेरी स्मॉल, सो बाय निगलेक्टिंग देम, तो इन टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे, तो पीछे आपके पास सिर्फ ये दो टर्म्स आ जाएंगी। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ टी के लिए वी टी ओवर वी नॉट इक्वल होगा 1 प्लस टी ओवर 546। अब ये वी नॉट जो है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इसको, कि वी नॉट इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब वी नॉट को 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर भी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई कि वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट टी। अब वी नॉट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड की हुई है, जो कि 332 होती है। तो अब आप इस वी नॉट को तो एज इट इज रहने दें बेशक, लेकिन इस वी नॉट की जगह हम जब 332 पुट कर लें, अब इस 332 को 546 के साथ ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो 332 को 546 पे डिवाइड करें तो ये 0.61 बन जाएगा। तो इस तरह जो वी टी होता है वो वी नॉट प्लस 0.61 टी होता है। इसका मतलब है अगर टी को मैं 1 पुट करूं, तो वी नॉट में 0.61 ऐड होगा। तो सो फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, the speed of sound increases in air by 0.61 मीटर पर सेकेंड। और अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हम करेंगे t को, इस t की जगह, तो ये 0.61 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.61 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.2। तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड में 1.2 मीटर पर सेकेंड का इजाफा होगा। और इन जनरल के 40 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, जो स्पीड ऑफ साउंड में इजाफा होगा वो होगा 0.61 टाइम्स टी। Thank you very much.